नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिका आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 24 सितंबर 2022 और आज हम कवर करेंगे 3 न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिसिट मोड के बारे में, जो हमारे जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, इकोनॉमी का पार्ट है। दूसरा हम पढ़ेंगे एआईबीडी के बारे में, ये हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के बारे में, जो जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, इकोनॉमी का पार्ट है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर के सेक्शन को कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल छपा है जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो हमारे बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी है वो डेफिसिट मोड में चली गई है। लिक्विडिटी को बेसिक देखिए, बैंकिंग सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश और डेफिसिट जिसका मतलब है कमी। तो हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर अभी कैश की कमी हो चुकी है। अब अगर हम पुराने ट्रेंड्स के हिसाब से देखिए पिछले 40 महीने में एक तो ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर कैश की कमी हुई है, और सिंस मई 2019 ये ऐसा पहली बार है। अगर हम कंपेयर करें 2021 में नवंबर में हमारे पास पैसा जो था वो कैश सरप्लस में था 8 लाख करोड़ रुपए, और अब अगर हम अब की बात करें सितंबर 20 की तो हमारे पास डेफिसिट में है पैसे, वो है 21,873 करोड़ रुपए। ऐसा क्यों है कि उस समय हमारे पास इतना पैसा सरप्लस में था? क्योंकि देखिए, उस समय आरबीआई जो है वो डील कर रहा था कोविड पेंडेमिक के आफ्टर इफेक्ट्स को। तो आरबीआई की कोशिश ये थी कि इकोनॉमी के अंदर जो लिक्विडिटी फ्लो है, जो कैश का फ्लो है, वो बेहतर बना रहे। तो इसलिए बैंक को ज़्यादा पैसा प्रोवाइड किया जा रहा था, जिससे बैंक कम इंटरेस्ट लोन पे इकोनॉमी के अंदर पैसे को फ्लो कर रहा था, लिक्विडिटी बढ़ रही थी हमारी इकोनॉमी के अंदर। अब ये जानना जरूरी है कि ये जो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी है ये बेसिकली है क्या। देखिए, किसी भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, वो ऐसा कैश जो एक अवेलेबल रहे एट द मोमेंट की कोई भी शॉर्ट बिजनेस या फाइनेंशियल नीड है उसको कवर किया जा सके। मान लीजिए कोई भी बिजनेसमैन है, उसकी कोई डील है जिसके अंदर उसे कैश के अंदर डीलिंग करनी है या कोई पेमेंट करनी है, वो कैश विड्रॉ करता है बैंक से, तो बैंक के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो इस तरह की शॉर्ट टर्म नीड्स को कवर कर सके। दूसरा, अब बैंकिंग सिस्टम, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये डेफिसिट में है या नहीं है? देखिए, अगर बैंक बोरो करता है आरबीआई से पैसा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी है, पैसा है, उसकी कमी हो चुकी है। लेकिन अगर बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सरप्लस है पैसे का वो ज़्यादा है, और बैंक उस पैसे को आरबीआई के पास रख रहा है एज अ डिपॉजिट, तो वो उसे सरप्लस कहा जाता है। सरप्लस का मतलब होता है ज़्यादा। अब जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, ये बेसिकली आरबीआई का एक ऑपरेशन है, ये चेक करने के लिए कि देखिए, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसे की कमी है तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू आरबीआई हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसे को इंजेक्ट करती है, कैश का फ्लो बढ़ाती है। लेकिन अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है तो वहीं वो उस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का रेट बढ़ाती है, जिससे बैंक अपने पास पैसा ज़्यादा रखते हैं और कैश का फ्लो इकोनॉमी के अंदर कम हो जाता है। दूसरा, अब इस डेफिसिट को ट्रिगर करने के क्या कारण रहे हैं कि ये डेफिसिट क्यों हुआ है? देखिए, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर ऐसी कई सिचुएशंस हुई हैं जिनकी वजह से ये अभी सिचुएशन बनी हुई है डेफिसिट की। अब इसके अंदर उनका कहना यह भी है कि जो रीसेंट एडवांस टैक्स फ्लो हुआ है, रीसेंट एडवांस टैक्स फ्लो वो होता है जिसके अंदर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है और उसका पैसा बैंक के पास रखा हुआ है, और उस बिजनेसमैन को पता है कि उसे 1 साल के अंदर इतना टैक्स इस बार भरना है, तो वो एडवांस में वो टैक्स भर देते हैं। वो बैंक को बोल देते हैं कि आप हमारा ये टैक्स भर दीजिए। तो इस तरीके के एडवांस टैक्स पहले ही आ चुके हैं गवर्नमेंट के पास। और जो क्रेडिट डिमांड है, अभी हमारी इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा लोन लिए जा रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी कम है। अब इंटरेस्ट रेट कम है तो क्रेडिट फ्लो ज़्यादा हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो कैश ज़्यादा जा रहा है और डिपॉजिट कम हो रहे हैं बैंकों के पास। दूसरा,
अभी रुपये की जो कंडीशन है यूएस डॉलर को देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा गिरती जा रही है, तो आरबीआई कहीं ना कहीं उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो डॉलर्स को बेचकर, डॉलर्स बैंक को देकर बैंक से पैसे को अपने पास रख रहा है ताकि जो इतनी गिरती हुई कीमत है उसको सुधार सके। अब देखिए, अब ये जो टाइट कंडीशन है इससे जो कंज्यूमर्स हैं, जो हम लोग हैं, हम पर इसका डायरेक्ट क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो हम में से वो लोग जो अभी लोन लेना चाहते थे उनके लिए लोन महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट पहले मिलते थे वो अब इंटरेस्ट रेट हाई हो गए हैं, क्योंकि कैश इतना नहीं है इकोनॉमी में, और उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ पिछले 10 सालों में देखिए, जो गवर्नमेंट का एक बॉन्ड होता है 10 साल का, अगर उसे हम कंपेयर करें अगस्त 2022 के अंदर, पिछले महीने जो 7.18 पर था वो 7.23 पहुंच गया है सितंबर 21 में। तो गवर्नमेंट जो कैश का फ्लो इकोनॉमी के अंदर बढ़ा रही थी उसे धीरे धीरे कम कर रही है और कैश को अपने पास लेकर आ रही है। उसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है, और इससे कंज्यूमर डायरेक्ट इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि जैसे ही इकोनॉमी में कैश का फ्लो घटेगा उसी के साथ साथ इससे महंगाई भी बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। अब देखिए, आरबीआई के पास काफ़ी ज़्यादा इस समय समस्याएं हैं। आरबीआई को इस समय कैश का फ्लो भी कंट्रोल करना है। अगर वो कैश को इकोनॉमी के अंदर बढ़ाते हैं, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उन्हें उसको भी कंट्रोल करना है। अब ऐसी कंडीशन जो बनी है उसका देखिए, एक तो सरल भाषा में हम बात करें तो बैंकों ने सबसे पहले तो उधार काफ़ी ज़्यादा दे दिया है, दूसरा जो बिजनेसेस ने एडवांस में टैक्स भर दिया है, और तीसरा जो रुपये का डेफिसिट अभी चल रहा है, जिसके अंदर आरबीआई डॉलर को बेचकर पैसा अपने पास रखना शुरू कर दिया है फॉरेक्स रिजर्व में से। अब देखिए आरबीआई इससे कैसे डील करेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है ये खुद से ही लिक्विडिटी सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। अब इसका जो बेसिकली डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि आरबीआई किस तरीके के एक्शन लेती है। अब अगर मान लीजिए कि ये जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी के बेसिस पर ही अभी ऐसी है, तो आरबीआई को कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, और जो फंड्स हैं वो इवेंचुअली अपने आप ही सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन लॉन्ग टर्म में चलती है तो आरबीआई को एक्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर उन्हें इस लिक्विडिटी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लेने होंगे। अब उस स्टेप्स के अंदर चैलेंजेस आरबीआई के सामने आएगा, जिसके अंदर इन्फ्लेशन भी होगा और इंटरेस्ट रेट्स भी होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। और इसके अंदर जो बेसिक बैंकिंग टर्म्स हैं, जो सीआरआर है, एमएसआर है, एलएसआर है, इन सब के बारे में, रिवर्स रेपो रेट, एमएसआर, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम बात करते हैं, एक 47th मीटिंग हुई है नई दिल्ली के अंदर AIBD की, जिसके अंदर उन्होंने एक मत किया है कि भारत की प्रेसिडेंसी को 1 साल और बढ़ाया जाए। देखिए, ये जो मीटिंग हुई है ये 47th AIBD की एनुअल गैदरिंग है, जो 20th AIBD की जनरल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानी जाती है। ये बेसिकली नई दिल्ली में हुई है 19 से 20 सितंबर के बीच में, और इसके अंदर विटनेस किया गया है कि काफ़ी मुद्दों पर बातचीत हुई है, प्रेजेंटेशंस दी गई हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज हुए हैं, और इनका जो मेन टॉपिक रहा है वो रहा है कि पेंडेमिक के बाद ब्रॉडकास्टिंग का एक मजबूत फ्यूचर बनाने के लिए, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन पोस्ट पेंडेमिक एरा। बेसिकली AIBD है क्या? AIBD एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था अगस्त 1947 में, और ये बनाया गया था यूनेस्को के अंडर में। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपने आप में एक देखिए ये यूनिक है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका बेसिकली काम है कि पर्टिकुलर एशिया और पैसिफिक रीजन के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलपमेंट फील्ड के अंदर ये सर्व कर सके, उनको बेहतर कर सके। अब ये जो इसके अंदर होस्ट करती है, वो इसका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली वो है कोलालमपुर के अंदर मलेशिया में, और इसे होस्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक, यूनेस्को जो है, और फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये नॉन वोटिंग मेंबर्स भी हैं इनकी जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर।
अब जो फुल मेंबर्स हैं AIBD के, वो हैं लगभग 26 फुल मेंबर्स हैं इसके अंदर। टोटल मेंबरशिप इसकी काउंट करती है 93 में, जिसके अंदर 47 कंट्रीज और रीजन्स हैं और लगभग 50 पार्टनर्स हैं इनके एशिया, पैसिफिक, यूरोप, अफ्रीका और अरब स्टेट्स और नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर। इंडिया बेसिकली इसका एक फुल मेंबर स्टेट है। इसका बेसिकली विजन क्या है? देखिए, AIBD चाहती है कि एक ब्रॉडकास्टिंग के अंदर बेसिकली मीडिया डेवलपमेंट में एक वाइब्रेंट और कोहेसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाई जा सके जो काफ़ी एक्साइटिंग हो और अपने वैल्यूज़ पर स्टिक रहे। पर्टिकुलर एशिया पैसिफिक के अंदर ये चाहते हैं कि पॉलिसी और जो रिसोर्स है उसके डेवलपमेंट के थ्रू इसको अचीव किया जा सके। दूसरा, इनका मिशन है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ इस तरह के बेंचमार्क बनाया जा सके ताकि जो मीडिया है उसका जो एक्सीलेंस है उसको बढ़ाया जा सके। दूसरा, इनोवेशंस के थ्रू मीडिया को इंस्पायर किया जा सके और उन्हें बेस्ट टूल्स प्रोवाइड किए जा सकें ताकि इस इंडस्ट्री को और बेहतर किया जा सके। अब इनके बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव हैं, ये चाहते हैं कि जो मीडिया है वो बेसिकली एक ज़्यादा एक्टिव और स्पष्ट रोल प्ले करे इन रीजन्स के अंदर, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर चाहे तो वो जो डायलॉग्स हैं और कॉरपोरेशंस हैं कंट्रीज के अंदर उनको भी बेहतर कर सकती है। और वो चाहते हैं कि ये हो ग्लोबल लेवल पर, जो रीजनल या नेशनल इश्यूज जो भी चल रहे हैं उनके ऊपर ये सभी इकट्ठे होकर एक मत अपनी बात रखें और उन मुद्दों पर चर्चा कर एक सॉल्यूशन निकालें। और जो मेंबर कंट्रीज हैं, ये आने वाली जो कंट्रीज इन्हें ज्वाइन करती हैं उन मेंबर कंट्रीज के लिए भी एक फ्यूचर, एक इस तरीके का डायलॉग क्रिएट करें ताकि वो रीजनल प्लेटफॉर्म के लिए बेहतर हो और कोऑपरेशन क्रिएट हो सके, एक आपस में बेहतर तरीका इजाद किया जा सके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का और उसको नेशनल इश्यूज़ को, रीजनल इश्यूज़ को या ग्लोबल इश्यूज़ को टैकल करने का। बात करते हैं तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है सोलर एनर्जी जनरेशन के अंदर उसको बेहतर किया जाएगा। और ये किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिन्होंने ये यूनियन कैबिनेट को चेयर किया था। इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंदर इसको क्लियर किया गया है। ये बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि जो सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग है भारत के अंदर, इसके इकोसिस्टम को बढ़ाया जा सके। और ये किया गया है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम को मॉडिफाई करके। अब देखिए, इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो 19,500 करोड़ रुपए दे रहा है एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के थ्रू। अब ये जो क्या है, ये स्कीम कौन सी है जिसके अंदर थ्रू ये पैसे दे रहा है, वो है नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स, जिसके अंदर ये चाह रहे हैं कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कम से कम 94,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट को इन्होंने टारगेट किया है कि ये इसके अंदर इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सेमीकंडक्टर के बारे में अगर आप वर्ल्ड न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो चाइना से, जिनका सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होता था, वो वहाँ से अपना बिजनेस ख़त्म कर रहे हैं। तो भारत चाह रहा है कि वो जो बिजनेस वहाँ से अपना प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं वो अपना प्रोडक्शन भारत में शुरू करें। उसी के लिए ये इस तरीके की एनकरेजिंग स्कीम्स शुरू की गई हैं ताकि उन कंपनीज को अपनी कंट्री के अंदर लाया जा सके और हमारी कंट्री को खुद एक सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके सेमीकंडक्टर की नीड्स के लिए, उस प्रोडक्शन के लिए। जितने भी सेमीकंडक्टर प्लांट्स हैं उनके डिसीजंस में ये काफ़ी, ताकि इसको एनकरेज किया जा सके इसकी इन्वेस्टमेंट को भारत के अंदर भी। अब जो भी मान लीजिए कंपनीज भारत के अंदर आती हैं उन्हें एक 50% इंसेंटिव दिया जाएगा, मतलब जो भी इंडस्ट्री वो यहाँ पर लगाएंगे उसका 50% पैसा गवर्नमेंट पे करेगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के सेटअप का। अब जो जितने भी, चाहे वो उसके अंदर उसकी सेमीकंडक्टर्स की कंपाउंड के लिए पैकेजिंग का हो या रिलेटेड फैसिलिटीज से संबंधित हो। अब एक ऐसा माहौल वो यहाँ बनाना चाहते हैं जो कंड्यूसिव हो इस टेक्नोलॉजी के लिए और सेमीकंडक्टर्स के कंपाउंड के लिए या उसकी एडवांस पैकेजिंग के लिए मॉडिफाइड प्रोग्राम बनाए गए हैं, जिसके अंदर ये 50% अमाउंट गवर्नमेंट पे कर रही है एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ताकि ये कंपाउंड्स जो हैं वो बेहतर बनाए जा सकें। जिस तरह की भी नीड उन कंपनीज की है वो एडवांस जितनी पैकेजिंग या जो भी उनकी नीड्स हैं उनको इस मॉडिफाइड प्रोग्राम के थ्रू कवर किया गया है।
अब ये जो सोलर स्कीम है जिसके अंडर लगभग 65,000 मेगावाट पर एनम की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को हम डील कर रहे हैं, जिससे कि सोलर पीवी मॉड्यूल्स हैं उनको इंस्टॉल किया जा सके और भारत का जो एक इंपोर्ट डिपेंडेंस है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर उसको कम किया जा सके। तो ये काफ़ी एक चेंजिंग स्कीम है, भारत के लिए काफ़ी बेहतर है। इसके अंदर बेसिकली 2 लाख लोगों का एक बात कही गई है कि लगभग 2 लाख लोगों को इसके अंदर रोजगार दिया जाएगा। भारत की डिपेंडेंस सेमीकंडक्टर्स के लिए जो एशिया पैसिफिक है उसके ऊपर भी कम होगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर के सेक्शन को कवर कर सके। धन्यवाद।